बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने 8th लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट करेंगे अपने सारे लेक्चर्स को और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और रिलेट इस तरह करेंगे कि हमने जिस तरह अभी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजी, सेंसेशन, परसेप्शन और लास्ट टाइम हमने मेमोरी को थोड़ा सा कवर किया था, सब इंटर रिलेट कर रहे थे आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन्स के साथ। और एक बड़ा ही प्यारा सा बिहेवियर और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बिहेवियर और बहुत ज़्यादा बात किए जाने वाला बिहेवियर है हमारा मोटिवेशन और इमोशंस। तो लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड इमोशंस। आप लोगों के जहन में क्या आया सबसे पहले जब मैंने वर्ड बोला मोटिवेशन? मोटिवेशन, आप लोग स्टडीज़ की तरफ कितने मोटिवेटेड हैं? आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं अपने इस किसी गोल को अचीव करने के लिए? हमारी क्रिकेट टीम इस दफ़ा कितनी मोटिवेटेड है मैच जीतने के लिए? हम लोग कितने मोटिवेटेड हैं एक अच्छा लीडर सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस में? These are all the things we are talking about in our daily life. Motivation is the factor, is behind any behavior. When we want to do something, when we tend to do something, we are actually motivated. तो ये एक लेमन लैंग्वेज है जिसमें हम मोटिवेशन को डिस्कस करते हैं और डेली करते हैं। और जो है इसके साथ एक वर्ड है इमोशंस। ये भी मेरा ख्याल से हम डेली करते हैं। डेली डिस्कशंस में हमारी ये वर्ड शामिल है, जज्बात, इमोशंस। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस जो हैं वो इनकी कॉज क्या है, बायो से इसका क्या ताल्लुक है और साइकोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक है? बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि जैसे तमाम इमोशंस का ताल्लुक सिर्फ आपकी साइकी से होता है, लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका ताल्लुक बायो से भी। और चूंकि हमने बायो को बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस तरह रिलेट करता है बायो साइकोलॉजी के साथ और बायो से फिर बिहेवियर जो है वो हमारा किस तरह अफेक्ट होता है, तो इसी तरह थोड़ा बहुत रोल मोटिवेशन और इमोशन में भी बायो का है। और उसके बाद कुछ रोल लर्निंग का है, कुछ सोसाइटी का है। वाई यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स समथिंग, वाई यू आर नॉट motivated towards something, why you are emotional, getting emotional on something। और word emotion को अगर हम define करें तो it's not कि हम emotional हो रहे हैं, it's not a word कि this is not a right word कि हम कहते हैं कि you are getting emotional, you are getting emotional के अंदर कौन सा emotion है हमें ये भी define करना होता है। You are extremely happy or you are extremely sad, you are extremely showing your reaction towards this thing that is a violent reaction, you are extremely demotivated and that's why आपके जो emotions हैं वो बहुत लो हैं और आपका मूड बहुत लो है। ये वो वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इमोशनल होना जब तक ये नहीं बताएगा कौन से वाला इमोशनल हो रहे हैं आप, एग्रेशन में इमोशनल हो रहे हैं, खुशी में इमोशनल हो रहे हैं, या आप जो है जिसको कहते हैं कि जज्बात से मगलूब होके आंसू निकल आए, खुशी के थे या गम के थे। तो इसको डिफाइन करना पड़ता है। चूँकि साइकोलॉजी एक साइंस है और इसमें हर चीज़ ऑपरेशनली डिफाइन है, हर चीज़ की डेफिनेशन इज़ अ मस्ट। सो दैट्स वाई हमें इमोशन का वर्ड खाली यूज़ करते हुए अब हम ध्यान करना है कौन से वाला इमोशन, हम उसको डिफाइन करते हुए बात करेंगे। तो बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नाउ बी केयरफुल इन यूजिंग दिस लेमन लैंग्वेज। तो लेमन लैंग्वेज ना यूज़ करें बल्कि थोड़ी सी टेक्निकल अपनी लैंग्वेज कर लें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। What is motivation? A psychological process that directs and maintains your behavior towards a goal. Psychologists who study motivation seek to discover the particular desired goals, the motives. इसके पीछे motives होते हैं जो कि आपको motivation के जो है वो दिलाते हैं। What is the motive? और motivation object क्या है आपका? Motives are the needs, wants, interests and the desires that propel or drive people in certain directions. The study of motivation consists of identifying why people seek to do the things they do. क्यों वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं जो वो इस वक्त कर रहे हैं, क्यों वो ये करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या फोर्स है जो उनको इस तरफ लेकर जा रही है, क्या क्या ड्राइव है उनकी जो उनको इस तरफ लेकर जा रही है। There are many theories on motivation and those theories describe why we feel motivated towards something.
वन इज द लर्निंग थ्योरी। आपको लर्निंग के बारे में कुछ बताया था शायद मैंने, क्या होता है लर्निंग? लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि आपके अंदर एक परमानेंट चेंज लेकर आता है। अब लर्निंग चूंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम हर चीज लर्न करते हैं। साइकोलॉजी की जो एक जिसको कहते हैं साइकोलॉजी की साइकोलॉजी, तो अब तक आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी, और वो ये है कि whenever we are discussing any behavior, whenever we are talking about any behavior, we are actually bringing out the role of biology, learning, society और पेरेंटल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी में सब कुछ आ गया, टीचर्स इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप, एंड you say that cultural thing, it comes also in society. So शुरू हुए आप बायो से, और आप जो है सोसाइटी को डिस्कस करते हुए, पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए, यू जस्ट एंड अप कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं इसके इस बिहेवियर के लिए। तो लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लर्निंग वंस अगेन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है थ्रू many other reasons. So let's learn something about what is the learning theory behind motivation. Most of the time motivation is learned. We are motivated by different things. Now under that comes another theory, you can say instinct theory. Instinct is basically the inborn theory. People are born with certain behaviors. For example, inborn patterns of behavior that are biologically determined rather than learned. According to instinct approaches to motivation, people and animals are born with pre-programmed sets of behaviors essential to their survival. These instincts provide the energy that channels behavior in appropriate directions. For example, exploratory behavior in animals, the tendency to explore or investigate an environment. Now, चलें, ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। आप ने you must have observed, you must have seen that whenever a child is born, the child is crying, and whenever he needs milk, he cries. So what is the motivation behind that crying? Because उसकी learning इसके साथ है. He is born with this kind of behavior that whenever you need the desired thing for you, you cry. और desired thing जब पैदा होते हैं तो क्या होती है? The only thing is the milk in time. उसको जब उसका टाइम आता है वो बच्चा रोता है, और दैट इज इनबॉर्न टेंडेंसी इन दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड. और आहिस्ता आहिस्ता वो और चीजें लर्न करता हुआ बड़ा होता है. फिर उसको हंसना भी आता है, लेकिन पहले उसको रोना आता है. पहले वो हंसता नहीं है, हंसना उसको थोड़े दिन बाद आता है. वो पहले रोता है अपनी नीड को पूरी करने के लिए. इससे वो और उसकी जो उसके पीछे जो बिहेवियर है, जब वो रोएगा तो उसको दूध मिलता है, और दिस इज द रिस्पॉन्स जो उसको मिल रहा है और उसके रोने के ऊपर. तो ये उसकी प्राइमरी नीड बेसिकली जो है वो दूध की है, और जिसके लिए वो रोएगा और अपने आप को वो फिर तेजी तेजी से दूध पीता है, अपने आप को मोटिवेटेड शो करता है. तो ये दीज आर द इनबॉर्न थिंग्स. इसमें इंस्टिंक्ट का कमाल है, इसमें लर्निंग नहीं है. ये इनबॉर्न है और ये पैदा होते ही हुआ. अब लर्निंग तो अब शुरू होगी. तो देयर इज अनदर थ्योरी दैट इज ड्राइव डिडक्शन थ्योरी. आवर बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय बायोलॉजिकल नीड्स. After rejecting instinct theory, psychologists first proposed simple drive reduction theories of motivation in its place. अच्छा, आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे, आप जब भी कोई स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, हमेशा एक नया स्कूल ऑफ थॉट उसकी जगह पर आता है, एक नई थ्योरी आती है और पुरानी थ्योरीज को निगेट करती है. साइकोलॉजी इज अ काइंड ऑफ साइंस के जिसमें के निगेट करने से ज्यादा एक एक्लिप्टिक अप्रोच, जिसको हम कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ ऑल दी अप्रोचेस इज यूज्ड. और उसमें ये होता है कि थेरीज तो आती चली गई एक के बाद दूसरी, मगर पहली थेरी कभी निगेट नहीं होती, बल्कि उसकी और दूसरी थेरी के मिक्सचर से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. और इट्स नॉट अबाउट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिहेवियर कैन बी अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजी, सोसाइटी, लर्निंग, और सोसाइटी के अंदर बेइंतहा चीजें के कल्चर आ गया, आपके पीयर प्रेशर आ गया, टीचर्स आ गई, आपका सोशल ग्रुप आ गया, जो नेबरहुड आ गया आपका सोसाइटी में. तो उसको जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाली एक चीज नहीं थी, बायोलॉजी नहीं थी सिर्फ, ये सारी चीजें थी. तो मिल के जो चीज, जो रिस्पॉन्स मिला हमें, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दीज थिंग्स. तो
आप ये थेरीज पढ़ रहे हैं, इन सबको पढ़ें और डोंट अप्लाई वन थेरी ऑन वन थिंग. इट मे बी अ मिक्सचर ऑफ मैनी थेरीज, बट वी मस्ट बी नोइंग दीज थेरीज के क्या इनके पीछे रीजंस हो सकते हैं. आफ्टर रिजेक्टिंग इंस्टिंक्ट थेरी ये कहते हैं, लेकिन इट वॉज एक्चुअली रिजेक्टेड एंड ड्राइव डिडक्शन थेरी केम. जैसे कि ड्राइव थेरीज अज्यूम दैट पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू रिड्यूस इंटरनल टेंशन. Therefore, drive theories believe that the source of motivation lies within the person, not from the environment. जैसे मैंने आपको बच्चे के रोने की मिसाल दी थी ना, बिल्कुल इसी तरह ये ड्राइव थ्योरी कहती है कि क्योंकि वो अपनी भूख को दूर करना चाहता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है बच्चा, तो वो रोएगा. और ये बेसिकली उसकी इनर ड्राइव है जो उसको मोटिवेट कर रही है रोने के लिए. और इसी तरह आपके अंदर कोई ड्राइव होती है जो आपको मोटिवेट कर रही है टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, और वो फिर आप करते हैं उस ड्राइव के तहत. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल लैक सम बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट सच एज वाटर, अ ड्राइव टू ऑब्टेन दैट रिक्वायरमेंट, इन दिस केस द थर्स्ट ड्राइव इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, दीज आर द बेसिक नीड्स विच शुड बी फुलफिल्ड. और उस वक्त आपको पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता जब आपको प्यास लग रही होती है. तो बेसिक ड्राइव आपकी पूरी होनी बहुत जरूरी होती है. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, जो ड्राइव है इसके अंदर, दैट इज मोटिवेशनल टेंशन और अराउजल दैट energizes behavior in order to fulfill some need. आपको आपके बिहेवियर में एक एनर्जी लेकर आती है वो ड्राइव, वो कमी जो उस वक्त आपके अंदर होती है, और आपके अंदर एक बेसिक उसके लिए एक तलब आपकी बढ़ती है उस चीज के लिए जिस चीज की आपके अंदर कमी होती है. तो ये ड्राइव थ्योरी है. ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो बायोलॉजिकल आ रही हैं. अभी हम इसके सोशल उस पर जाते हैं कि क्या वो हो सकती हैं. एक तो प्राइमरी ड्राइव है. प्राइमरी ड्राइव इज बेसिक ड्राइव रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी और द स्पीशीज एज अ होल. जैसे मैंने मिसाल दी, पानी, खाना, भूख लगी है तो आपको उस वक्त जो है सिर्फ खाना चाहिए. ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपको भूख लगी है तो आप अटेंड करेंगे सिर्फ, और रास्ते में आपको कुछ खाना है तो आप अटेंड करेंगे सिर्फ कैफेज को, रेस्टोरेंट्स को जहाँ खाना मिल रहा है, या आपको कॉफ़ी पीनी है और आपको सर्दी लग रही है और आप समझते हैं कि कॉफ़ी से आपकी सर्दी दूर होगी, तो आप मोटिवेटेड हैं टूवर्ड्स फाइंडिंग सम बेटर कॉफ़ी शॉप. लेकिन आपकी बेसिक या प्राइमरी ड्राइव ये होती है कि आपको भूख लगी हुई है या प्यास लगी हुई है, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी नीड्स होती हैं जो कि पूरी होनी बहुत जरूरी हैं. और उनको पूरा करने के लिए बॉडी में जब कोई कमी आती है, then we go for satisfying these things, and then we are just motivated to find that particular thing, and we are motivated to fulfill our desire. Secondary drives. Now, needs are brought about by prior experience and learning. अब थोड़ा सा बेबी से निकल के थोड़ा सा ऊपर जाएं, तो आप यू लर्न सो मेनी थिंग्स. लाइफ में आप लर्न करते हो कि आपने ये देखा कि क्लास में जब आप फर्स्ट आते हो तो बड़ा मज़ा आता है. बच्चे जब आप स्कूल जा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है. जब आप सलाम कर रहे हो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि जवाब मिल रहा है उसका, और बड़े जो है बड़े अच्छे तरीके से आपसे मिल रहे हैं. तो यू आर मोटिवेटेड to do that behavior. You are motivated because of certain other factors, क्योंकि वो बड़े rewarding factors हैं और आपको उसमें अच्छा लग रहा है. You feel pleasure in doing those things. और इसमें चूंकि आपकी prior learning involved है तो ये थोड़ा सा learning का एस्पेक्ट आ गया. अब सेकेंडरी ड्राइव्स आपकी ये बन गई. प्राइमरी होता है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते. प्राइमरी ड्राइव वो होती हैं जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, वो अगर आप पूरी ना करें. सेकेंडरी वो होती हैं कि वो यू आर मोटिवेटेड बट समटाइम्स यू कैन नॉट डू दैट थिंग due to so many reasons, but you can even then live without it. So primary drives are important to be fulfilled. अभी आप बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, आपको मेरे लेक्चर में ज़रा इंटरेस्ट नहीं होगा अगर आपने खाना नहीं खाया होगा, या जो लोग सुबह का नाश्ता करके आए वो तो सेटिस्फाई होंगे. जिन्होंने नाश्ता आज नहीं किया है दे मस्ट बी फीलिंग हंग्री, और दे मस्ट बी थिंकिंग कि इसके फ़ौरन बाद हम उठेंगे और भागेंगे और जाएंगे और कुछ खाएंगे. और जो लोग बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो मेरा लेक्चर ठीक से सुन ही ना सकें, या इस वक्त जो लोग प्यास महसूस कर रहे हैं उनको पानी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो फिर आप पानी पी लो. ऐसा करो जो लोग प्यास महसूस कर रहे हैं. तो आप मेरे लेक्चर की तरफ मोटिवेटेड नहीं होगे जब तक आपकी प्राइमरी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी. प्राइमरी नीड जो है वो ओवरकम कर जाती है सेकेंडरी नीड के ऊपर, और प्राइमरी नीड जो है वो फिर प्राइमरी ड्राइव की सूरत में आप मोटिवेट होते हो और यू जस्ट डू इट. एंड व्हेन योर प्राइमरी नीड्स आर फुलफिल्ड
you come towards your secondary drives, secondary needs, and then you are fulfilling your secondary needs much better than if you are not just fulfilling your primary needs. So हमारा जो इस लेक्चर का मकसद है, एक ये भी है कि आपको इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊं और ये भी बताऊं कि अपनी जो प्राइमरी नीड्स हैं, प्राइमरी ड्राइव्स हैं, उनको फुलफिल करो तो फिर एक स्टेप ऊपर जाओ और सेकेंडरी ड्राइव्स की तरफ बढ़ो और देखो कि फिर आप किस तरफ मोटिवेटेड हो आज. अच्छा, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी की जो अप्रोच है बेसिकली वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि इंसान का काम है, जैसे आपको मैं पहले एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. यू आर हैविंग लेट्स से आपको चोट लग गई छोटी सी, आपकी ये उंगली पे हल्का सा कट आ गया. थोड़ी देर में उस पर खून बहेगा और थोड़ी देर में, दिस इज वेरी बायोलॉजिकल, थोड़ी देर में आप उसको टाइट बंद करोगे या जो भी करोगे, खून रुकेगा, स्किन को अपनी जगह वापस आना है, स्किन अपनी जगह वापस आएगी अगर गहरी चोट नहीं है और उसको आपने स्टिचेस नहीं लगाए. और थोड़ी हल्की सी उस पर पपड़ी जमेगी उसको सेफ रखने के लिए अदर एनवायरनमेंट से, बाहर की कोई चीज़ ताकि अंदर ना जा सके. आपने देखा होगा कि फ़ौरन उस पर कुदरत अपना अमल करना शुरू कर देती है. और इसी तरह जो है वो आप शाम तक या सुबह तक हील कर जाती है वो जगह, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि हम हर वक्त बैलेंस की, होम्योस्टेसिस की, जिसको बैलेंस कहते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं. बायोलॉजिकली भी हम बैलेंस चाहते हैं अपनी बॉडी में. तो जब भी हमारी किसी जगह पर दर्द हो रहा है या फर्ज करें कि हमारे टॉन्सिल्स बड़े हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है हमारे गले में और हमारे टॉन्सिल्स में दर्द हो रहा है, जिसको कहते हैं गले में दर्द हो रहा है आपको, तो फौरन जो है वो ग्लैंड्स स्वेल कर जाते हैं. जो आपके टॉन्सिल्स हैं वो स्वेल क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी जो है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उधर आता है और वो तमाम जरासीमों से जो आपके अंदर जा रहे हैं उससे लड़ाई करता है. क्यों? इसलिए कि बॉडी इस तरह बनाई गई है, बाय नेचर इसको इस तरह बनाया गया है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से हमें दिया है कि जब भी कोई चीज़ बैलेंस से ख़राब होने लगे उसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए हमारी फौज लड़ने के लिए तैयार हो जाती है. तो सिर्फ ये बायोलॉजी में या आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं हो रहा, ये आपकी साइकी के साथ भी हो रहा है. यू डोंट वांट टू स्टे इन अ कंडीशन विच इज़ अनकंफर्टेबल. You need a balance, you need a homeostasis, you need a equilibrium. आपको फौरन ही वो चीज़ चाहिए जो कि आप फौरन अपनी बॉडी को और अपनी साइकी को बैलेंस फील करें. जैसे कि बेइंतहा खौफ में इंसान का दिल बहुत ज़ोर का धड़कता है, लेकिन पूरी कोशिश होती है तमाम बॉडी की कि थोड़ी देर में वो दिल जो तेज़ धड़का था वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो और नॉर्मल होने की कोशिश करे. 1, 2, 3 घंटे तेज 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 नहीं धड़क रहा, बल्कि वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डर लगता है तो फिर तेज होता है, फिर कम होता है. लेकिन वो कम कैसे हो रहा है? आपको तो डर लगे जा रहा है, तो आपकी बॉडी कोशिश कर रही है इंटरनली कि चीज़ों को नॉर्मल करे. ठीक है? तो ड्राइव थ्योरी बेसिकली, ड्राइव तब होती है, ये थ्योरी ये कह रही है कि ड्राइव तब होती है जब हमारी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाए. इन केस ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, प्राइमरी नीड्स, बैलेंस खराब हुआ, प्यास लगी, कोई बैलेंस खराब हुआ ना, प्यास लगी, हलक क्यों खुश्क हुआ, बॉडी में पानी की कमी हुई, प्यास लगी, बैलेंस खराब हुआ और वी विल रन फॉर वाटर, वी विल गो फॉर वाटर, वी विल लुक फॉर वाटर एवरीवेयर दैट वी कैन ड्रिंक इमीडिएटली टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट. तो उस बैलेंस को एक्चुअली पूरा करने के लिए वी नीड टू गो फॉर इट, we are motivated and we are actually driven by our thirst or our need. So this is one of the factor behind it which is explaining it in this theory. और homeostasis को आप देख लें, a basic motivational phenomena that underlies primary drives and involves the body's tendency to maintain a steady internal state. Homeostasis operates through feedback loops that bring deviations in body functioning back to a more optimal state, similar to the way a thermostat and furnace work in a home heating system to maintain a steady temperature.
Let's see this diagram. You can see कि जी आपकी जो होम्योस्टेटिस है, अगर आप वहाँ से शुरू करते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है, इन ऑर्डर टू रीच होम्योस्टेटिस डिप्रीवेशन ऑफ अ सर्टेन बायोलॉजिकल नीड कॉजेज द ड्राइव टू रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग द ड्राइव। और ये पूरा आपको टेबल ये समझा रहा है कि किस तरह से कौन सा रिस्पॉन्स आएगा। ड्राइव आपकी लेके मोटिवेशन टू एक्ट पे और कंजर्वेटरी रिस्पॉन्स पे जा रही है, फिर आपका बैलेंस की तरफ जा रहा है, फिर डिप्रीवेशन है, द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स एंड द नीड having to do something to satisfy body imbalance, and this is the whole cycle you can see on the slide. Now there is another theory, that is arousal theory. Arousal very close to the drive theory. Arousal भी किसी चीज का arousal हुआ है, like arousal approaches seek to explain behavior in which the goal is to maintain or increase excitement. According to arousal's approaches to motivation, each of us tries to maintain a certain level of stimulation and activity. As with the drive reduction model, if our stimulation and activity levels become too high, we try to reduce them. But in contrast to the drive reduction model, the arousal model also suggests that if the levels of stimulation and activity are too low, we will try to increase them by seeking stimulation. थोड़ा सा arousal theory जो है ये आपकी यूँ समझें कि आपकी सेकेंडरी जो ड्राइव्स है उनसे डील कर रही है कि हम एक एवरी टाइम वी नीड अ बैलेंस। ड्राइव रिडक्शन मॉडल के मुताबिक हम बैलेंस चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी किसी चीज़ में कोई परफॉर्मेंस, कोई जिसको कहते हैं कि आपको कोई इम्पॉर्टेंट आपके अराउजल है आपकी बॉडी में, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए हमारी स्टिमुलेशन हमें मौका नहीं मिल रहा, हम स्टिमुलेट नहीं हो रहे, तो हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। People are motivated to maintain an optimum level of arousal, neither too high nor too low. For example, level of alertness, wakefulness and activation caused by activity in the central nervous system. The optimal level of arousal varies with the person and the activity. There is a law known as Yerkes-Dodson law. We usually perform most activities best when we are moderately aroused. आप पहले इस सिचुएशन में तो हों जिसमें कि आप फील करें towards doing something, then you are actually, according to arousal theory, motivated to do something. स्ट्रेस और एंजाइटी को देखें, ये आप जो आप के सामने इस वक्त ग्राफ आया है, इट्स परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी, और अकॉर्डिंग टू यर्क्स-डॉडसन लॉ स्ट्रेस और एंजाइटी का आप में जब तक ये फीलिंग ही नहीं है, स्टिमुलेशन ही नहीं है कि दिस इज अ फियरफुल सिचुएशन, वी मस्ट बी केयरफुल एंड वी मस्ट फाइट फ्रॉम दिस सिचुएशन, और वी मस्ट रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, वो स्टिमुलेशन होना जरूरी है. There should be that kind of arousal to do something. The law also states that we perform worse when aroused is either too low or too high. Example, think about sports or driving a car. ये देखें आपके सामने किस तरह 3 मैंने फिगर्स शो किए हैं. There is another approach, that is incentive approaches, that is also a motivations pull. ठीक है, इंसेंटिव से आपको कुछ समझ आया? इंसेंटिव क्या होता है? रिवॉर्ड होता है. इसको देखते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं. पुश वर्सेस पुल थ्योरी. इंटरनल स्टेट्स ऑफ टेंशन पुश पीपल in certain directions. External stimuli pull people in certain directions. According to incentive theory, motivation comes from the environment around you. तो आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो पुश वर्सेस पुल पे डिपेंड कर रही है, और इसमें आप इंसेंटिव अप्रोचेस जो हैं वो दैट सजेस्ट दैट मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम द डिजायर टू ऑब्टेन वैल्यूड एक्सटर्नल गोल्स और इंसेंटिव्स. फॉर एग्जांपल, ग्रेड्स, मनी, अफेक्शन, फूड एटसेट्रा अकाउंट फॉर अ पर्सन्स मोटिवेशन. डेफिनेटली आप सबके लिए भी यही चीज़ें हैं. व्हाट मोटिवेट्स योर एम्प्लॉइज? अब आप ऑन द जॉब सिचुएशन देख लें, क्या चीज़ मोटिवेट करती है उनको? शुडंट यू फाइंड आउट बिफोर दे रन अवे? Just see the figure. अच्छा, आप लोगों को क्या मोटिवेट करता है एज अ स्टूडेंट? Why you are sitting here? What you want in your life? I think you all are going for a degree. I think you all are going for to attend these classes and get good marks.
मोटिवेशन है ना, गुड मार्क्स मिलेंगे, डिग्री मिलेगी, मोटिवेशन आपकी ये है. Very few people sitting here must be having a motivation just to learn this particular subject, and some of you are motivated to just to clear your exam. Whatever motivation there is, आप जो सामने बैठे हुए हैं, आपका एक बड़ा कॉमन मोटिव है, बड़ा कॉमन गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए you all are motivated, that is to get the degree, to clear the exam, to pass your exam. There are few people who wants to pass through distinction. आप में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि A+ लेना चाह रहे हैं, आप में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि जस्ट पास करना चाह रहे हैं. तो मोटिवेशन लेवल सबका डिफरेंट है. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और उन सब्जेक्ट्स में मोटिवेटेड हैं. आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन डिग्री लेने में मोटिवेटेड हैं, तो उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं. एनीथिंग कैन बी द रीजन, बट इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव डिग्री है आप सबके लिए, इंसेंटिव गुड जॉब है, इंसेंटिव गुड कैरियर है, और इस वजह से यू आर मोटिवेटेड टू स्टडी एंड यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू दिस लेक्चर टुडे. मे बी यू आर मोटिवेटेड टू गेट गुड ग्रेड्स. The difference between the drive theory and the incentive theory. What is the drive theory? अभी आपको बताया, that is biological internal motivation to maintain the balance of the body. Incentive theory is the environmental motivation, not as much homeostasis, more outside factors. दोनों में ये डिफरेंस है. देखिए, वो बैलेंस को क्रिएट, जैसे कोई अराउजल हुआ, कोई ड्राइव आपके अंदर आई, कोई चीज, कोई नीड आपके अंदर हुई, मोस्टली बायोलॉजिकल, बिकॉज दैट इज प्राइमरी नीड, जो कि है ही बायोलॉजिकल, तो उसकी वजह से यू आर मोटिवेटेड. बट इन इंसेंटिव थ्योरी देयर इज सम आउटसाइड इंसेंटिव. आपका कोई बाहर का इंसेंटिव है, कोई रिवॉर्ड है जिसको हासिल करने के लिए यू आर मोटिवेटेड. आई एम टीचिंग यू, आई एम मोटिवेटेड टू टीच दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई एम फीलिंग दैट मेरी एक्सपर्टीज इस सब्जेक्ट में मजीद बढ़ेंगी अगर मैं इसको मजीद चंद साल पढ़ाऊँ और मैं इसको पढ़ाती रहूँ. और मैं आई एम मोटिवेटेड to be here because I am having a very good experience, that is teaching you people, and my years of experience are becoming high, or incentive in form of money, in form of fame, in form of your what you say, you become like you are gaining experience, so you are getting promotions. So these are also incentive. And as a student, for you, the incentive is to learn. For some of the people, it's learning. All of the people, it's degree. For few people, it is just making your parents happy. For some of the people, it is having good grades. You all are motivated to study these subjects. You all are motivated to sit in the exam. You all are motivated to give the exam. But the level of motivation is different, and depending what is the incentive offered for behind this motive, and depending what are the causes, right? So incentive theory जो है, that is related to the external factors. Cognitive approaches क्या हैं? The thoughts behind motivation. अब क्या आपके पीछे थॉट्स हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दे दी. कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन सजेस्ट दैट मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स. For example, the degree to which people are motivated to study for a test is based on their expectation of how well studying will pay off in terms of a good grade. जैसे कि अभी हमने आपको इंसेंटिव वाले चीज में बताया. आपकी क्या लर्निंग है इसके साथ, हाउ यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या बताया गया, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या देखा है. आपने ये देखा कि आपके सामने जो लोग अच्छा लर्न कर रहे हैं, या जो लोग जिनकी लर्निंग फलानी किताब से हुई है, they have learned a lot. So you got a thought behind your motivation that let's go and take that book from the library and just study from it. Maybe because the other person was very clear about giving his or her answers, so we are also trying कि हम भी उसी की तरह से जवाब दें. So आप इसलिए मोटिवेटेड हो.
कॉग्निटिव अप्रोचेस में द थॉट्स बिहाइंड मोटिवेशन ही हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ड्रॉ की डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? This kind of motivation causes us to participate in an activity for our own enjoyment rather than for any concrete tangible reward that it will bring us. आप अपनी आपकी जो अपनी enjoyment है, that is also pleasure, that is also incentive, that is also a reward. So you are doing it just for your own enjoyment. Extrinsic क्या है? It causes us to do something for outside factors, that is money, grades, some other concrete tangible reward. So अभी इस वक्त मैं आपको जो मिसाल दे रही थी उसमें एक मिसाल हमने अपनी दी, आपकी दी, टीचर्स की दी, आपकी दी। आपने कहा कि जी आप बैठे हुए हो और आप इसलिए मोटिवेटेड हो दैट यू नीड अ डिग्री, बट देयर आर पीपल जो इसलिए भी, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज वन ऑफ द इंसेंटिव, दैट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिव। बट एक चीज होती है कि इंटरनल प्लेजर हो रहा है आपको नॉलेज को गेन करके। जैसे कि एक खूबसूरत सी अच्छी सी किताब पढ़ते हैं तो उसका कोई अपरेंटली आपको फायदा नहीं नजर आ रहा, एक नॉवेल पढ़ रहे हैं अपरेंटली कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि यू आर गेटिंग द प्लेजर, you are getting the happiness, you are enjoying reading a book. Similarly, as a teacher I can tell you I do have an intrinsic and extrinsic motivation in teaching you, in giving you a lecture, because I love to teach and I enjoy teaching, and I am also getting some reward against it. So both motivations are involved in teaching and both motivations are involved in learning. As by your part I can say कि आप लोग इस वक्त अपने शौक से भी बैठे हो और अपना enjoy कर रहे हो. You are feeling good about learning, you are feeling happy about learning, and you are getting external, like extrinsic motivation, because you might get some external reward over it. And there is another example, when a physician works long hours because she loves medicine, intrinsic motivation is prompting her. If she works hard in order to make a lot of money, extrinsic motivation underlies her efforts. So both are interrelated and both are connected. At the same time, you can be intrinsic motivated or extrinsic motivation. The need for achievement, striving for सक्सेस. देखिए, अब आप जब बड़े होते जाते हो तो आपको अचीवमेंट की कैसे कैसी फीलिंग्स होती हैं. आपको पोजीशन मेंटेन करनी होती है, आपको यू फील अचीव्ड व्हेन यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स, देन यू आर ट्राइंग टू मेंटेन इट. द नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट इज अ स्टेबल लर्न कैरेक्टरिस्टिक. लर्निंग का वर्ड देखें फिर आ गया. इन विच सेटिस्फेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्राइविंग फॉर एंड अटेनिंग अ लेवल ऑफ एक्सीलेंस. और फिर इसमें है जी, पीपल विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट सीक आउट सिचुएशंस इन विच दे कैन compete against some standard that can be grades, money or winning at a game and prove themselves successful. But they are not indiscriminate when it comes to picking their challenges. They tend to avoid situations in which success will come too easily and situations in which success is unlikely. Instead, people high in achievement motivation are apt to choose tasks that are of intermediate difficulty because they love challenges. How many of you love challenges? How many of you want to have challenges? I think there are very few people who would like to have challenges, lots of challenges. There are people, I think, according to this theory, yes, if you are having the achievement motive in you, you will love to take the challenges. But do you think कि हम सब challenges लेना पसंद करते हैं? हमारे सामने अगर choice हो तो हम क्या करेंगे? हम चीज़ को आसानी से ले लेंगे, या हमारे पास choice है कि इसको थोड़े से struggle के बाद लो, तो हम तो आसानी से ले लेंगे शायद. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों तक हम आसानी से लेते हैं बट हमें उसमें मज़ा नहीं आता. तो हम जब चैलेंज के साथ उस चीज़ को लेते हैं तो मे बी हमें उस वक्त अचीवमेंट मोटिव ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों में अचीवमेंट मोटिव ज़्यादा होता है, मोटिवेशन टू अचीव समथिंग. कुछ लोगों में ये मोटिव लैक करता है. सो लेट्स सी, आप लोग अपने अंदर देखो, अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा है या नहीं है. चैलेंजेस लेना का शौक है, काम को वो काम जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है वो करने का शौक हो रहा है, या वो काम
जो आसान नजर आ रहा है वो करने का शौक हो रहा है, या वो काम जो आपको अच्छा लगता है चाहे वो मुश्किल से हो चाहे आसानी से हो वो करने को दिल चाह रहा है। अचीवमेंट मोटिव बेसिकली ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये, और ये मोटिव आप अपने अंदर रखते हैं जब यू टेक द चैलेंजेस। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, ये बड़ी मशहूर एक हायरार्की बनाई है। मैस्लो नाम है जो है साइकोलॉजिस्ट का जिसने कि ये हायरार्की एक पिरामिड बनाया है, जिसमें इसने स्टार्ट किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्राइमरी नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताई थी, वर्किंग ऑफ बॉडी को कहते हैं, और इट इज़ रिलेटेड विद योर बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी वर्किंग, और इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी थिंग्स जो कि हम कहते हैं ना प्राइमरी, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी नीड्स जो होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट होती है और एंड होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अभी बताती हूँ। Maslow's hierarchy of need is a theory in psychology proposed by Abraham Maslow in his 1943. He wrote a paper, A Theory of Human Motivation. Abraham Maslow said we are motivated by needs and all needs are not created equal. ठीक है? Motives are divided into several levels of hierarchy from basic survival needs to psychological and self-fulfillment needs. यानी कि starting from your biological needs to the highest level, that is self-actualization. Maslow says lower needs must be met before you can continue up the pyramid. Maslow believed few people reach this level. The model considers different motivational needs to be ordered in a hierarchy, and it suggests that before more sophisticated higher order needs can be met, certain primary needs must be satisfied. इसको it looks very simple, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। इसने कहा कि जी आपकी जो है ना प्राइमरी जो नीड्स हैं वो पूरी होनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट योर हायर, जिसको कहते हैं कि आपके मोटिव्स आप में डेवलप हों और आप उसकी तरफ जाएं। तो प्राइमरी नीड्स आपकी पूरी ना हो तो क्या होगा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कॉमन एग्जांपल विच आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया। हमारे कल्चर में आप शादियों में जाते हैं, मैं भी शादियों में जाती हूँ, आपने देखा कि खाने के टाइम पर वी ऑल आर टेलिंग ईच अदर कि खाने के टाइम पर हम प्लेट्स को बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। ठीक है, क्यों भरते हैं? क्या हमारी ऐसी चीज़ है, क्या उसके पीछे मोटिव है, क्या ड्राइव है हमारी? अच्छा, फिर हम लाइन को फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते? फिर हम ये देखते हैं कि लाइन एक तरफ से लगी हुई है तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? क्या मोटिव होता है? सोचें और इससे रिलेट करें ज़रा मैस्लो की थ्योरी से। मैस्लो की थ्योरी से आप रिलेट करेंगे तो इसने जो एक बात की है कि अगर आपकी फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल नीड्स या शुरू की नीड्स, ये जो आपके सामने जो एक पिरामिड है ना, जिसमें पहले फिजियोलॉजिकल हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, फिर बिलोंगिंगनेस है, फिर एस्टीम, फिर नो एंड अंडरस्टैंड, फिर एस्थेटिक है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और फिर जनाब ट्रांसेंडेंस है आपकी। लेकिन एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे यूजुअली इस पिरामिड को हम क्लोज कर देते हैं, हम वहीं तक की बात करते हैं। तो ये पहला स्टेप अगर फॉलो नहीं हुआ या आपकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हुई, मोटिव तो आपके अंदर मौजूद था, ड्राइव आपके अंदर थी, फुलफिल नहीं हुई वो नीड्स प्रॉपरली, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपके अंदर एक मिसट्रस्ट आ चुका होगा। जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पर इन सारी नीड्स को पूरा करने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है अपनी हर स्टेज पर, अपने हर लेवल पर, अपना हर मोटिव को फेल होते देख रहे हैं आप, और प्राइमरी नीड से स्टार्ट हो रहा है ये। कहीं पर आप अपने मोटिव्स को जब आप फेल होता देखते हैं तो कहीं कोई अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है। जब आपको सेफ्टी की ज़रूरत है और आपको सेफ्टी नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस दिन एक बाज़ार में गई तो आई जस्ट सॉ इन दैट मार्केट दैट some mother was very busy in buying clothes and a child was just on the door standing there crying, और मदर को नहीं पता था कि बच्चा कहाँ है और बच्चा रो रहा था। और आई जस्ट एंटर्ड इट, और बच्चे से को मैंने पूछा कि किधर है मामा किधर है तुम्हारी? बहुत छोटा सा बच्चा था, 5 साल का या 4 साल का बच्चा होगा। तो
उसने और ऊंचा ऊंचा चीख चीख के रोना शुरू कर दिया. That time the child must have seen somebody very scary for him, या कोई ऐसा उसकी उंगली आ गई थी, या कोई ऐसा इवेंट हो गया था उसका दरवाजे में कि उस दरवाजे के पास खड़ा हुआ वो रो रहा था, और उसके साथ कोई भी छोटा सा भी इवेंट हो गया था, उसकी सेफ्टी जो है उस वक्त खतरे में थी उसके लिए, और उसकी मदर वाज बिजी समवेयर एल्स. इट वाज नॉट कि उसको बाद में हग भी कर लिया, माँ ने ले लिया, प्यार भी किया, जब उसको जैसे ही वो मिला डांटा भी उसको कि तुम वहाँ क्यों थे, मैं वहाँ थी, तुम वहाँ क्यों खड़े थे. एनीवे, लेकिन वो जो नीड थी ना, उसकी सेफ्टी की नीड उस टाइम पे वो फुलफिल नहीं हुई थी, बिकॉज ही वॉज अलोन देयर एंड ही वॉज इनसिक्योर. बच्चा अकेला खड़ा हुआ है, उसको किसी चीज़ ने डरा दिया, और इमीडिएटली जब वो डराए तो उसके पास मदर वॉज नॉट देयर. उसकी सेफ्टी नीड पूरी नहीं हुई, और ये नीड आपकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये ड्राइव के बहुत करीब है, ये नेचुरल है कि यू हैव अ सेफ्टी नीड. आप अपने आप को सेव करते हो, आप हमेशा उस डायरेक्शन में भागते हो जिस तरफ आपको नजर आता है कि सुकून है, अमन है, इधर से हम भाग जाते हैं जिधर प्रॉब्लम है. तो बच्चों के सेफ्टी नीड्स अगर पूरी नहीं हुई, प्राइमरी नीड्स अगर पूरी नहीं हुई और वो ऊपर चल रहे हैं और अपनी सारी नीड्स उनकी आते जा रही हैं सामने, तो उनकी जो ड्राइव है, उनकी जो मोटिवेशन है, वो उसके लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे. और चूंकि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हाईएस्ट लेवल है इस हायरार्की में, उस पर रीच करना मुश्किल हो जाएगा. यानी कि फीलिंग ऑफ कंफर्ट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मुश्किल हो जाएगा. ये मिसट्रस्ट होना शादियों पे कि खाना एक दफ़ा आया है दोबारा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आई थी. तो हम इस एज अ सोसाइटी, आई एम टॉकिंग इट एज अ नेशन, what is lacking in us is that we don't know these things. We don't know that what is the right time for just fulfilling your need, and that is primary. और आपका right जब आपका जो है बचपन में टाइम पर आपको चीज़ें नहीं मिली, जब you needed it, तो आपकी कमी आनी शुरू हो गई. बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आज भी आप चीज़ों को चेंज करना चाहें तो लर्निंग थ्योरी के मुताबिक यू कैन unlearn the things, you can unlearn, you can have a new learning for it. So just go, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ एक reason towards this kind of behavior which is very common, which is shown in our societies. कि खाने के टाइम पे आप लाइन बनाने के टाइम पे आप देख लो, आप you feel anxiety, you feel like as if कोई चीज़ कम हो जाएगी, या अगर हमने ये ना ली चीज़ तो ये दोबारा नहीं आएगी, और अगर ये दोबारा नहीं आएगी तो वो शायद आपको सारी ज़िंदगी दोबारा ना मिले. ऐसा तो नहीं होगा ना. तो पहले हमें अपने बिहेवियर को यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारी बेसिक मोटिवेशन जो थी, बेसिक नीड हमने उसके लिए हमारी जो ड्राइव थी वो हमारी पूरी हुई या नहीं हुई. और अगर तो नहीं भी हुई तो आज चेंज कर लेते हैं. लेकिन अगर हुई है, कुछ लोग बड़े सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होते हैं, जो कि हमारे यहाँ जिक्र भी किया गया है. इस्लाम में भी कंटेंट रहना, शुक्राना जो रखना होता है, जिसको आप कहते हैं कि आप शुक्र की कैफियत में रहो, कंटेंट रहो, जो चीज़ मिले उस पर खुश हो जाओ. तो आपके लिए वो जो नीड को, जो बचपन में जो नीड्स थी, या जो आपकी सेफ्टी नीड्स, अटेंशन नीड्स, सोसाइटी में कुछ और आपकी डिमांड्स हैं, वो अगर पूरी नहीं हो रही, तो देयर इज नो हार्म कि आप उनको समझो और फिर कुछ चीज़ों को अनलर्न करो और आगे बढ़ो, मोटिवेट हो जाओ. बट जस्ट लर्न अबाउट दिस थिंग कि ये कुछ बिहेवियर्स, कुछ हमारी इनसिक्योरिटीज़ के पीछे हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, और हम जबकि उनकी तरफ ड्राइव्ड थे, मोटिवेटेड थे. तो मैस्लो ये कहता है, और मैस्लो के साथ ये थ्योरी बनी जब, और उसके बाद ये एक एक करके जब हम पिरामिड के ऊपर आखिर में देखते हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि यू फील कंप्लीट, एंड यू कैन फील सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एट वन टाइम इन योर लाइफ, एंड देन यू अगेन गो टूवर्ड्स द लोएस्ट लेवल. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आप कंप्लीट फील कर रहे. फॉर मी फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस इज दैट कि राइट नाउ आई विल फील कंप्लीट, आई विल फील वेरी गुड अबाउट थिंग्स. अगर मैं आपको
कामयाब हो जाऊं अपनी बात समझाने में, तो आई विल फील सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, ठीक है। लेकिन फौरन ही मैं बाहर निकलूं और मुझे अगर दोबारा मेरी कोई प्राइमरी नीड है, मुझे प्यास लग रही है जैसे, तो मैं बाहर निकलूं, मैं पानी पीऊं, उसके बाद मुझे पता चले कि कोई कहीं पे कोई इशू है, कहीं कोई और बात है, मैं उनको सॉल्व करने में लग जाऊं, आई डोंट फील कंप्लीट एट दैट टाइम। बट ये पूरी हायरार्की आप दोबारा नीचे आते हो और ये दोबारा तय करना शुरू करते हो। बट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपका कि हम वी वांट टू फील सेल्फ एक्चुअलाइज, वी वांट टू फील कंप्लीट, वी वांट टू फील हैप्पी, वी वांट टू सी आवरसेल्व्स इन अ कंप्लीट मैनर, फुल्ली सेटिस्फाइड एंड एंजॉयिंग द लाइव्स। ये देखें, ये दोबारा वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे नीचे हायरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, नीड टू सेटिस्फाई हंगर एंड थर्स्ट, फिर सेफ्टी नीड्स है, नीड टू फील दैट द होल वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिडिक्टेबल, नीड टू फील सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, नीड टू लव एंड बी लव्ड, टू बिलोंग एंड बी एक्सेप्टेड, नीड टू अवॉइड लोनलीनेस, एस्टीम नीड्स हैं, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, लोगों का कॉन्सेप्ट हमारे बारे में जो पॉजिटिव होगा तो हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस, नीड फॉर रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दिस इज ऑल्सो द नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, नीड टू लिव अप टू वंस fullest and unique potential, that is the self actualization. People have different comments about this kind of Maslow hierarchy needs. comments ये हैं कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, सेफ्टी नीड्स, और हम हमेशा ये जो बैलेंस है ना थर्ड नंबर पे बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स पर आके कहीं पर हम तलाश कर रहे होते हैं। बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच से कि ये नीड्स कभी कभी पूरी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि पूरी तरह से पूरी हो जाती हैं और आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हो, और किसी किसी दिन आप यू आर ऑन द सेम लेवल ऑफ नॉट इवन लाइक फुलफिलिंग योर प्राइमरी नीड्स। तो इट्स अ होल कॉन्सेप्ट जो कि आपकी पूरी लाइफ पर अप्लाई हो रहा है, बट डेली रूटीन में भी अप्लाई हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे फील योर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एंड देन यू विल रियलाइज कि जी आज की सारी नीड्स और सारी चीज़ें बड़ी पूरी हुई हैं, वो नीड्स जो जिनके लिए आप मोटिवेटेड थे। मैस्लोज मॉडल को जब एक्सप्लेन करते हैं हम, तो हम कहते हैं द मॉडल कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज अ पिरामिड इन विच द मोर बेसिक नीड्स आर एट द बॉटम एंड द हायर लेवल नीड्स आर एट द टॉप। द मोस्ट बेसिक नीड्स क्या है, अभी बात की है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। Primary drives, needs for water, food, sleep, and the like to move up the hierarchy. A person must have these basic physiological needs met. Safety needs come next in the hierarchy. Maslow suggests that people need a safe, secure environment in order to function effectively. Physiological and safety needs compose the lower order needs. Safety first and then other things. Food है और shelter है, clothing है, these are all basic needs. The higher order needs, only when the basic lower order needs are met, a person can consider fulfilling higher order needs, such as the need for love and a sense of belongingness, esteem and self-actualization. आपकी lower level needs पूरी होंगी तो आप इन चीज़ों के लिए strive करेंगे ना। Love and belongingness needs include the need to obtain and give affection and to be a contributing member of some group or society. If you become that kind of person, that it means that your basic needs are fulfilled. और अगर नहीं तो आप उनको fulfill करते हुए ऊपर जा रहे होते हो usually. Everybody has that the sense of taking care from others, giving care to others. So then comes esteem. After these needs are fulfilled, the person strives for esteem. In Maslow's thinking, esteem relates to the need to develop a the sense of self-worth by knowing that others are aware of one's competence and value. Family and friends, देखें ये सारी, this is your need actually to belong to each other, to belong, to live in that group, to feel fulfilled. You need to belong to others. इसीलिए तो कहते हैं ना इंसान जो है वो सोशल एनिमल है।
The highest level of need is once these 4 sets of needs are fulfilled, जो पीछे हमने जिक्र किया, the person is able to strive for the highest level need called self actualization, जो मैंने आपको explain किया है. It is the state of self fulfillment in which people realize their highest potential in their own unique way. हर एक का अपना अपना तरीका होता है. Example है कि a parent with excellent nurturing skill who raises a family. A teacher who year after year creates an environment that maximizes students' opportunities for success. An artist who realizes his creative potential might all be self-actualized. The important thing is that people feel at ease with them, with their own selves and satisfied that they are using their talents to the fullest. तो ये feeling self-actualization की feeling होती है. आप में से कितनों को self-actualization की feeling हुई है और होती है या समझ आनी शुरू हुई है कि ये फीलिंग कंप्लीटनेस की मुझे भी हुई है लाइफ में? अपने से ये सवाल पूछें और अपने को ये बताएं. और अगर नहीं हुई कभी कंप्लीटनेस की फीलिंग तो गो फॉर इट, ट्राई इट एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. ओके. Now, motivation in a particular instance, motivation of hunger. Let's see. Hunger does not come from our stomach. Do you think? It comes from our brain. आपको बताया था ना, ब्रेन में कोई पार्ट है शायद, याद करो कौन सा पार्ट है. एक पार्ट है जो रिलेट करता है आपके कुछ सिग्नल्स आते हैं, कुछ ब्रेन जो है वो उसको पता चलता है, कहीं से कोई सिग्नल आता है, फिर ब्रेन को पता चलता है कि भूख लग रही है. व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन? दैट इज हाइपोथैलेमस, जो डाइजेशन के साथ रिलेट. हाइपोथैलेमस का याद आया आपको कुछ कि हाइपोथैलेमस कितनी सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस का बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से एक ये है कि वो डाइजेशन के साथ भी रिलेट करता है. व्हाई डू वी फील हंग्री? एक उसका लेवल है कि जी ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड. इट प्रोवाइड्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी टिश्यूज. इफ ग्लूकोज इज लो देन द हंगर इज, यू फील हंग्री. ग्लूकोज हाई, यू फील फुल. तो आपको अपना ग्लूकोज लेवल को बैलेंस में रखना होता है, सही रखना होता है. जब आपका ग्लूकोज लेवल नीचे होता है तो यू फील वेरी हंग्री. और वो ग्लूकोज लेवल नीचे होने का मतलब क्या है? वो लेवल जब एक खास हद से नीचे गुजरता है तो कोई चीज़ तो है जो ब्रेन को ये सिग्नल दे रही है कि लेवल डाउन हो गया है. नाउ इसके जो हंगर की जो ड्राइव है उसको बढ़ाया जाए ताकि ये कुछ खा ले. ये भी तो नेचर है और वो बैलेंस को क्रिएट करे. तो जब हम फूड लेते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और वो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है विच प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड वी डोंट फील हंग्री एट दैट टाइम. सो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हंगर क्या है? ये भी एक तरह की ड्राइव है ना, जो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो प्राइमरी नीड को की मोटिव को स्टडी कर रहे हैं कि मोटिव क्या है. कुछ खाने के पीछे मोटिव क्या होता है? आपका क्या मोटिव होता है? नदीदापन तो नहीं होता, भूख होती है ना. भूख होनी चाहिए, नदीदापन नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आपका जो मोटिव है उस खाने के पीछे वो ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं आज खा लूँ कल मुझे नहीं मिलेगा. ये इसलिए होना चाहिए कि ये मुझे खाना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है और जितनी देर भूख लगे उतनी देर खाना चाहिए. बहरहाल तो internal mechanisms regulate not only the quantity of food intake but also the kind of food desire. For example, rats that have been deprived of particular food seek out alternatives that contain the specific nutrients their diet is lacking. Animals given the choice of a wide variety of foods choose a well-balanced diet. Changes in levels of glucose regulate feelings of hunger. Glucose level are monitored by the brain's hypothalamus. हाइपोथैलेमस चूँकि मोटिवेशनल ड्राइव के पीछे बहुत बड़ा काम कर रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ द ऑर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग फूड इनटेक. दे आर टू साइट ऑफ हाइपोथैलेमस रिलेटेड टू फूड इनटेक. इंजरी टू द एनी साइट हैज रेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ईटिंग बिहेवियर. वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, लेटरल हाइपोथैलेमस है. वेंट्रोमीडियल जो है दैट इज स्टिमुलेटेड, यू फील फुल. व्हेन डिस्ट्रॉयड यू विल नेवर फील फुल अगेन. Lateral hypothalamus है, when stimulated it makes you hungry. When destroyed you will never be hungry again. Example,
experiment on rats have proved that whose lateral hypothalamus is damaged, surgically starved to death. They refuse food when offered, and unless they were force fed, eventually died. एक छोटे सा डाइटिंग की जो स्ट्रैटेजी है ना, जो लोग डाइट करते हैं, जो कि अच्छी डाइट करते हैं, डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ दें, लेकिन अच्छे तरीके से जो डाइट करते हैं उसको हम हमेशा रिलेट करते हैं, रिलीजन के साथ भी रिलेट मैं करती हूँ ज़रूर। मैं बताती हूँ कि चबा के और आहिस्ता आहिस्ता खाने की क्यों अहमियत है, और तमाम रिसर्चेस हर तरफ ये प्रूव करती हैं कि च्यू करके खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे ये फ़र्क पड़ता है, एक तो थोड़ा अपनी डाइट बैलेंस में रखनी चाहिए, 2 निवालों की भूख छोड़ के खाना चाहिए, एज वी हैव टॉट इन आवर रिलीजन्स, ऑल द रिलीजन्स। और आहिस्ता क्यों खाना चाहिए? आहिस्ता इसलिए खाना चाहिए कि अगर आप आहिस्ता खाएंगे तो आपके जो हाइपोथैलेमस है उसको ये सिग्नल जाएगा कि खाना शुरू हो गया है, और खाना काफ़ी देर तक खाया जा रहा है, स्लो, जैसे 1 आवर, गिव 1 आवर टू योर फूड इनटेक टाइम। आप 1 घंटा पूरा अपने खाने को दें, और बेशक आपने इतना थोड़ा सा खाना हो पोर्शंस में, ठीक है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो ये ब्रेन को मैसेज देता है कि दैट इज़ फुलफिल्ड। काफ़ी देर से चूँकि खाना खाया जा रहा है तो हाइपोथैलेमस को लगता है कि जो है खाना खा लिया गया है, और ये मैसेज जब जाता है तो ऐसा लगता है कि अब पेट भर गया है। तो इमीडिएटली, क्योंकि हम भूख की हालत में इकट्ठे ज़्यादा खा लेते हैं, और मैसेज जाने में और इकट्ठे खा लेने में और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पेट भरने की आपको फीलिंग होती है ना, तो इट मीन्स कि आपने ओवर ईटिंग कर ली है। मैसेज गया जब तक तो आप लेट हो चुके थे। तो जब स्लो खाएंगे तो जो मैसेज जाने का टाइम और वापस आने का टाइम है, और आपको ये फुलफिलमेंट की फीलिंग होने का टाइम है, उसका सही तौर पे आपके खाने का वो अंदाज़ा लगा लेगा कि कितनी बॉडी को ज़रूरत थी और उतनी पूरी हो गई है कि नहीं। आहिस्ता खाने से ये फ़ायदा होगा। एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ हंगर, अच्छा ये वो है जो मैं आपको कह रही थी ना, नदीदापन जो है वो एनवायरमेंटल बेसिस है, या ग्रीडीनेस कह लो, या लर्निंग कह लो, कि आपको, मुझे अभी किसी ने खाना दिया लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया था, मगर मेरी फेवरेट सी एक कोई स्वीट डिश सामने आई तो मैंने कहा इसका खाना तो अलग है। लेकिन इसका खाना अलग कैसे हो सकता है? इसका खाना अलग नहीं हो सकता, वो आपका पेट भर चुका है, मगर वो आप इसलिए खा रहे हो कि एक तो ये कि रवाज है हमारा, कल्चर है हमारा, तो कि हम स्वीट डिश खाएंगे आफ्टर लंच और डिनर, और इफ़ वी आर आउटसाइड सम प्लेस हमें ज़रूर स्वीट डिश सर्व की जाती है। और दूसरा ये कि कुछ स्पेशल स्वीट डिश है कहीं पर जो हम रोज़ कहीं नहीं खाते, तो हम वो भी खा लेंगे। एनवायरमेंटल है ना फैक्टर, कि हमें घर में तो रोज़ नहीं खा रहे और हम कहीं गए हुए हैं जो कि हम नहीं बनाते वो स्वीट डिश यूजुअली, ना हम कहीं खाते हैं, वो वहाँ की स्पेशलिटी है, ऑल्दो हमारा पेट भरा हुआ है मगर वो स्पेशलिटी मिस हो जाएगी तो हम वो खा लेंगे। तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर है। देयर आर सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हंगर। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, लर्न प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, स्ट्रेस, सोशल फैक्टर्स। अच्छा, एक तो हो गया कि आपको वाकई भूख लगी हुई है और आप खा रहे हो, एक हो गया जो मैंने आपको बताया था कि भूख खत्म हुई और आपने बाहर से आपने देखा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आपने खा ली। एक ये हो गया कि कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे आए ड्यूरिंग योर स्ट्रेस, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस ऐसे सिक्रीट हुए कि आपको ये मैसेज जाना शुरू हुआ कि आप स्टिल यू आर हंग्री, एंड एक्चुअली योर बॉडी डजंट नीड द फूड दैट टाइम, बट ड्यू टू द स्ट्रेस द मैसेज इज गोइंग दैट you need to do something so that your stress will just go down and you will feel good, and that is the only way to keep out from the stress is the intake of food. That is the wrong message going to your brain. And the availability, जो मैंने पहले बात की कि अवेलेबल है तो खा लिया, ठीक है, फूड अवेलेबल है या नहीं है, तो एनवायरमेंटल बेसिस ये हो गया। लर्न प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स हैं, अभी दाल रख दें और पिज़्ज़ा रख दें आपके सामने तो क्या खाएंगे आप लोग? दाल खाएंगे? हाँ, मे बी आप लोग खाएं, दाल भी खाएं, बाज़ लोगों को दाल बहुत पसंद है, मुझे दाल बहुत पसंद है, लेकिन लर्न प्रेफरेंस ये है कि आपकी स्टेज पे, आपके इरा में, कि लेट्स ईट पिज़्ज़ा आप पार्टी करते हो ना हर वक्त, तो मैं आपको कहती हूँ दाल और पिज़्ज़ा, तो आप कहोगे कि पिज़्ज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। सो सोशल फैक्टर्स,
सोशल फैक्टर्स आपके हैं कुछ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह रहे हैं जिसको कि हम, और जो मैंने ये सारे डिस्कस किए हैं अभी आपसे. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. नाउ ईटिंग फॉर सर्वाइवल वर्सेस ईटिंग फॉर प्लेजर. यही बात कि आप हम इट्स आवर कल्चर जो कि सोसाइटल एनवायरमेंटल फैक्टर है कि जी लेट्स हैव अ पार्टी. एंड व्हाट इज द पार्टी? पिज़्ज़ा पार्टी. लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स गो देयर, और वो उस फलाने के पाए खा के आते हैं. अच्छा उधर चलते हैं, वहाँ का चाय बड़ी अच्छी होती है और उसके साथ हम वहाँ पे पकोड़े खाएंगे. एनीवे, लाइक you are not eating for your survival when you are eating for the pleasure. Tasty food is more likely to be eaten even when one is feeling full. जो मैंने अभी बात की, some environmental aspects matter for eating food, commercials, attractive advertisements, other उसकी खुशबू से, और talking about the food item. जैसे हमने कितनी सारी खाने की बात की. कितने लोग हैं जो अभी जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने? Okay, you may go after this class. लर्न प्रेफरेंस एंड हैबिट्स. कितने सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं मेरे सामने इस वक्त जो कि सिर्फ गोश्त खाते हैं, है ना? ऐसा है, डेली गोश्त खाते हैं. आपकी प्रेफरेंस ही यही है, आपको पका के यही दिया गया, आपको जो भी सब्जी बनाई गई उसमें गोश्त डाल दिया गया. ठीक है, you have learned to eat it, so you have learned preference and habits, so you are motivated to eat only these things. People eat according to learned behaviors regarding etiquettes, meal and snack patterns, acceptable food combination, portion sizes, food preferences acquired through exposure, experience with the food. Sugary and fatty foods are important for survival, that's why they are popular. Food preference becomes food habit. आपकी अपनी अपनी सबकी हैबिट्स बनती चली गई. ओके, स्ट्रेस से क्या हो रहा है जनाब? स्ट्रेस से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके फूड पे? आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं? एग्जाम्स के दिनों में बहुत खाते हैं आप लोग, है ना? और कुछ लोगों की भूख उड़ जाती है. ठीक है, आपकी 2-3 रीज़न हो सकते हैं वैसे एग्जाम के दिनों में खाने के. एक रीज़न तो ये होता है कि हम पढ़ाई करते हुए उस टाइम को अवॉइड करते हैं और भागते हैं कि चलो कुछ खा के आते हैं. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम जो है परेशानी में हमारे, वही जो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस में आपके डाइजेस्टिव जूसेस ऐसे निकल रहे हैं जो आपको मैसेज ही गलत दे रहे हैं कि आपको भूख लग रही है, जबकि आपको भूख नहीं लग रही है. तो stress and nutrition have always been linked. It is believed that eating tasty food makes you feel better. This misconception leads to eating digestion issues and stress. Many people deal with stress by eating too much, too little, the wrong things or not at all. Wrong things क्या है? वो बस चिप्स इतना बड़ा पैकेट ले आए और खाते रहे और खाना नहीं खाया. खाना क्या है? रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए, फाइबर नहीं लिया, मिनरल वाइटामिन्स नहीं ली और प्रोटीन नहीं ली, एंड यू जस्ट ईटिंग दैट प्रोसेस्ड फूड. इमोशनल ईटर भी कहलाते हैं. टर्न टू फूड व्हेन फीलिंग एंशियस एंड हैविंग अ टेंडेंसी टू ओवरईट एट एवरी मील. The restrictive eater, this type of eater restricts their food intake, which increases their stress because they forbid themselves from eating specific food. ये भी एक होता है. देखें आप लोग पे क्या अप्लाई हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि ये चीजें आप पर अप्लाई हो रही हो. यू आर माशाल्लाह वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. और क्या हो सकते हैं? सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं. एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स एंड व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट अप्रोप्रिएट ईटिंग बिहेवियर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. For example, people usually eat breakfast, lunch and dinner at approximately the same times every day. Because we are habituated to eating on schedule every day, we tend to feel hungry as the usual hour approaches. दोपहर का टाइम आया और भूख लगी. रमज़ान में देखें, आपको शुरू रमज़ान में आपको आदत होती है दोपहर का टाइम पर जो खाने का टाइम होता है आपको भूख लगती है. टिल द एंड आप लर्न कर लेते हैं कि अब भूख नहीं लगेगी, और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो आपको अफ्तार के टाइम पर वही टाइम पर भूख लगती है. 1 हफ्ता और 1.5 हफ्ते के तक तो ये होता रहता है, और देन यू लर्न अगेन टू ईट your lunch as well. Cultural influences and our own individual habits play an important role in determining when, what and how much we eat. Eating disorders, ये भी बड़े कॉमन है. एनोरेक्सिया, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये आपको हो या किसी को हो. कॉमन इस तरह है कि it's not common in Pakistan, but it's common in West America or somewhere else. We have divided into 2 categories, anorexia and bulimia, a severe eating disorder in which people may refuse to eat while denying that their behavior and appearance are usual. Bulimia is a disorder in which a person is just having a large quantities of food and then purges.
Obesity, it's a condition in which one gets severely overweight to the point where it causes health issues. Obesity is caused mostly due to bad eating habits, but some people are predisposed naturally towards obesity. ओबेसिटी में आप ओबीस जो लोग हैं उनको देखें तो आपको नज़र आएगा कि बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ होता है ओबीस के लिए, बहुत मोटे और सिर्फ खाते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्चुअली, बट एक्चुअली ये मोटिवेशन खाने की क्यों आई, क्या रीज़न है, 101 रीजन्स कैन बी रिलेटेड टू ओबेसिटी, सो दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इमोशंस। इमोशंस जो हैं वो जिसको कि हम जज्बात कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। व्हाट आर इमोशंस? वी आर इमोशनल क्रिएचर्स। Emotions are the feelings that generally have both physiological and cognitive elements and that influence behavior. For example, fear, surprise, anger, disgust, happiness or sadness. What causes emotions? क्या है भाई, अब आप बताओ। जहाँ तक साइकोलॉजी आपने पढ़ी आपको समझ आई, लर्निंग इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, बायो इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें कॉज कर रही हैं? मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो जिसमें हमने फाइट और फ्लाइट पढ़ा था ना लास्ट टाइम। एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। एमिगडाला इज अ फियर और एंजाइटी रिलेटेड थिंग विद विच इज इन द योर नर्वस सिस्टम। फ्रंटल लोब्स जो कि आपके ब्रेन में मौजूद हैं, कंट्रोल इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, जिसको कि इंटरप्रेट करती हैं वो। राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, ये दोनों आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। Functions of emotions: preparing us for action, a link between events in our environment and our responses, shaping our future behavior, act as reinforcement। ये सारी वो चीज़ें जो कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मैं नया बोल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। helping us to interact more effectively with others, act as a signal to observers, allowing them to better understand what we are experiencing and to predict our future behavior। बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज हैं इमोशंस की। इमोशंस में एक थेरी ये कहती है दैट एम्फसाइज सिंगर शैटर एंड सिंगर थेरी ऑफ इमोशन। ये दो लोगों का नाम है। इट एम्फसाइजेज दैट वी आइडेंटिफाई द इमोशन वी आर एक्सपीरियंसिंग बाय ऑब्जर्विंग अवर एनवायरनमेंट एंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर्स। हम अपने इमोशंस को इस तरह पहचानते हैं इनके मुताबिक। जेम्स लैंग थेरी जो है वो ये कहती है that we experience emotion as a result of physiological changes that produce specific sensations. In turn, these sensations are interpreted by the brain as particular kinds of emotional experience। जैसे कि पहले आपका आंसू निकलता है, फिर आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आंसू जो है ये बेसिकली आप दुख में हो, ठीक है, लेकिन आंसू तो खुशी के भी निकलते हैं। तो फिर जेम्स लैंग थ्योरी का हम क्या करें? तो लेट्स सी कि हम क्या करें। एक तो जैसे मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बताऊं कि अकॉर्डिंग टू थेरीज की ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है और उसकी इंटरप्रिटेशन है ब्रेन की कि यू आर फीलिंग सैड और यू आर फीलिंग हैप्पी। लेकिन कुछ थेरीज इनको कॉन्ट्राडिक्ट इस तरह करती हैं कि जैसे हार्ट बीट तो हमारी उस वक्त भी तेज़ होती है जब हम एंग्शियस होते हैं और उस वक्त भी तेज़ होती है जब हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है कि ये हार्ट बीट जो तेज़ हुई इसके पीछे खुशी की खबर थी या वी आर फीलिंग एंग्शियस और वी आर नॉट फीलिंग गुड। एक तो ये थेरी के कुछ सवाल ये आया इस थेरी पे। तो फिर ये हुआ कि साइमल्टेनियसली अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये जज किया जाता है कि दिस इवेंट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, सो दिस इज हैप्पीनेस। लेकिन जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो सेम भी होते हैं बाज़ दफ़ा। प्लस ये कहा गया कि जी चूंकि ब्रेन आपका इंटरप्रेट करता है आपके इमोशन को, पहले आपके पहले फिजियोलॉजिकल चेंज को और फिर बताता है कि ये इमोशन है। तो कुछ एक्टर्स के ऊपर जो एक्टिंग करते हैं लोग, उन पर काम किया गया उनके इमोशंस पे कि जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं क्योंकि वो तो खुशी का इमोशन या दुख का इमोशन बहुत अच्छे सीन्स पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब देखा गया तो उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए थे फिजियोलॉजिकल। लेकिन कुछ एक्टर्स में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आए थे। जैसे कुछ एक्टर्स आपको बोलते हैं ना कि हमें रोने के सीन के लिए ग्लिसरीन नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो उसमें उस सीन को एब्जॉर्ब करके उसकी एक्टिंग करते हैं और दे फील दैट पर्टिकुलर
thing, a particular character in which they are, and they are able to feel it. So the physiological changes are also there. They are able to produce both the changes, the physiological changes and the acting and the emotion in front of the camera. So इस research ने ये prove किया कि it is not necessary. It's all like we have to take it as a eclectic approach कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. But actually ये चीज़ें हैं जो इमोशंस के पीछे लाई कर रही हैं, और फिजियोलॉजी भी लाई कर रही है, और आपके बिहेवियर, लर्नड एक्सपीरियंसेस, जो कुछ आपने लर्न किया है वो भी लाई कर रहा है. तो ये थोड़ा सा दैट वाज अबाउट मोटिवेशन एंड इमोशन. सो today's class, let's finish it on a very good note. What we have learned कि मोटिवेट कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें मोटिवेट कर रही हैं, जिन चीज़ों से हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी बेसिक प्राइमरी ड्राइव्स, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेरी जिसको कहते हैं कंप्लीटनेस फीलिंग की तरफ, और प्लेजर और एंजॉयमेंट की तरफ, एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ यू नो हायरार्की जो मैस्लो ने दी है, और दैट हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल ऑफ अस इन आवर डेली लाइफ हैज़ बीन. एंड अगर ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो आज से हम एक्सपीरियंस करेंगे. फिर हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स को बड़ी डिटेल में, ईटिंग हैबिट्स को और ईटिंग मोटिवेशन जो होती है उसको बड़ी डिटेल में आज हमने पढ़ा है. तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, तो जो सबसे अच्छी बात है, अगर आप ये सब कुछ जो है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, मे बी आपकी मेमोरी उसको रिटेन ना कर सके, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें ना जा सकें, मगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी एक चीज़ जा सकती है, और वो ये है कि ईटिंग फॉर द सर्वाइवल जो है, दैट इज़ योर बेसिक थिंग. बट ईटिंग फॉर प्लेजर या ईटिंग इन दैट वे, जो कि मैंने आपको बताया था कि शादियों पे आज से हम इस तरह लेट्स डिसाइड कि हम नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम ये प्रूफ नहीं करना चाहते कि हमारी बेसिक प्राइमरी नीड्स फुलफिल नहीं हुई हैं. तो अब हम अपनी बाकी नीड्स को किस तरह से पूरा कर रहे हैं और किस तरह से करेंगे, वन स्टेप करके हमने कंप्लीटनेस की तरफ जाना है. इस मिसट्रस्ट को ख़त्म करना है. मोटिवेट करें अपने आप को, मोटिवेशन रखें. इमोशनल होना इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, और नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. आइडेंटिफाई करें उन इमोशंस को. हमारे आगे लेक्चर्स में बार बार ये जिक्र होगा. हम थोड़ा सा एग्रेशन पे काम करेंगे, अपने नेगेटिव जो है इमोशन, उसको हम एलिमिनेट करने की या कम करने की कोशिश करेंगे. मौजूद तो ये हमारे में रहेगा. तो just ending our lecture. Thank you very much.